दोस्तों कल यानी कि 17 मार्च को दो आईपीओ लॉन्च हो रहे हैं। पहला है नजारा टेक्नोलॉजीज का, दूसरा है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का। नजारा टेक्नोलॉजीज का वीडियो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका आप रिव्यू देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की। ये एक हाई ग्रोइंग सेक्टर है, काफी तेजी से ये सेक्टर बढ़ा है पिछले 4-5 सालों में। आने वाले सालों में भी इसकी ग्रोथ काफी अच्छी एक्सपेक्टेड है। तो इस हाई ग्रोथ सेक्टर के अंदर ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, यही हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। इसके साथ साथ कोविड-19 के चलते बैंकिंग सेक्टर के ऊपर स्ट्रेस भी रहा, उसके अंदर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पे तो थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रेस रहा, क्योंकि जनरली ये वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को लोन्स देते हैं। तो किस तरीके का स्ट्रेस रहा, बाकी के फाइनेंशियल नंबर्स किस तरीके के रहे पिछले 3-4 सालों के, और साथ में वैल्यूएशन किस तरीके की मांग रहे हैं, ये सारी बातें हम जानने वाले हैं। स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स भी देखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मुकुल, आप देख रहे हैं एसेट योगी। वीडियो में बने रहिए। दोस्तों पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि आईपीओ में अप्लाई करने का बेस्ट तरीका होता है कि आप डीमैट अकाउंट के थ्रू अप्लाई करें। अब डीमैट अकाउंट खोलने का लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ में आईपीओ में अप्लाई कैसे करना है उसका भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम कंपनी और उसका बिजनेस समझ लेते हैं। ये वन ऑफ द लीडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है। अभी बाकी का कंपैरिजन कैसा होता है बाकी के बैंक्स के साथ, वो भी अभी हम जल्दी ही देखेंगे। इनिशियली ऑपरेटेड एज अ एनबीएफसी, ये एज अ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन काम करता था। बेसिकली ये वीकर सेक्शन में जो वर्किंग वुमेन होती हैं उनको कोलैटरल फ्री लोन्स देता था और आज भी देता है। इनफैक्ट सिग्निफिकेंट रेवेन्यू आज भी इनको माइक्रो फाइनेंसिंग से ही आती है। लेकिन इन्होंने 2017 में स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस ले लिया, उसके बाद से ये एज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑपरेट कर रहे हैं और बाकी की भी इन्होंने कुछ रेवेन्यू स्ट्रीम्स ऐड कर ली हैं। अगर हम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की बात करें तो इंक्लूसिव फाइनेंस पोर्टफोलियो, जो हमने माइक्रो फाइनेंस की बात करी, वो हो गया इनका। इसके अलावा ये लोन्स देते हैं जैसे कि कमर्शियल व्हीकल लोन्स, अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स। डिपॉजिट फैसिलिटीज भी अब ये देने लग गए हैं, यानी कि जैसे नॉर्मल बैंक के अंदर डिपॉजिट्स लोग रखते हैं सेविंग्स के या फिर फिक्स डिपॉजिट्स, वो सारे डिपॉजिट्स यहां पे भी अब रख सकते हैं लोग। और डिजिटल सर्विसेज भी देते हैं इसके साथ साथ, जैसे कि डेबिट कार्ड्स, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनका अगर हम नेटवर्क की बात करें तो ये बेसिकली 13 स्टेट्स के अंदर आज की डेट में ऑपरेट कर रहे हैं। 13 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में 1.44 मिलियन का कस्टमर बेस है इनका आज की डेट में। 550 से ज्यादा बैंकिंग आउटलेट्स हैं, जिसमें से ज्यादातर इनके रूरल सेंटर्स हैं। 661 कस्टमर सर्विस पॉइंट्स हैं। अगर हम इनके प्रोमोटर्स और शेयर होल्डिंग की बात करें तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 10 नवंबर 2008 को चेन्नई, तमिलनाडु में। हम इनके मेन प्रोमोटर्स अगर देखें तो प्रोमोटर एंड प्रोमोटर ग्रुप के पास 30.35% शेयर्स हैं आज की डेट में। और ये कंपनी शुरू करी थी मिस्टर रामाचंद्रन ने, भास्कर रामाचंद्रन ने। उन्हीं का ये जो प्रोमोटर ग्रुप है उनके पास आज की डेट में 30% शेयर्स हैं। और ये इशू के अंदर यानी आईपीओ के अंदर कोई शेयर्स ये अपने नहीं बेच रहे हैं। इनका बेसिकली इशू आने के बाद टोटल शेयर रह जाएगा 28%। तो इशू के अंदर मेनली ये सारे जो आप इन्वेस्टर्स देख सकते हैं ये एग्जिट ले रहे हैं, थोड़ा बहुत पार्ट एग्जिट ले रहे हैं। तो इनका आप यहां पे इशू आने के बाद यहां पे परसेंटेज देख सकते हैं। पब्लिक का जो आज की डेट में 69.65% का शेयर है, ये बढ़ के हो जाएगा 72% के आसपास। अब अगर हम फाइनेंशियल्स देखें इनके तो थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं किस तरीके की ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। 2018 में इनके 324 करोड़ के रेवेन्यू थे, जो बढ़कर सिग्निफिकेंटली जंप हुआ, करीब 83% का जंप हुआ और 597 करोड़ का रेवेन्यू हो गया 2019 में। 2018 में इनका जो प्रॉफिट था वो एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू देखें हम तो कम था। देखिए प्रॉफिट मार्जिन यहां पे खाली 3.54% था। ये बढ़ के अच्छा खासा नंबर हुआ, 90 करोड़ का यहां पे इनको प्रॉफिट आया 2019 में। तो 686% का जंप, काफी सिग्निफिकेंट जंप है। तो यहां पे देखिए 2018 में इनके एक्सपेंसेस ज्यादा आ रहे थे, यहां पे इन्होंने रिकवरी करी है 2019 में, जिसकी वजह से इनको नेट प्रॉफिट में काफी अच्छा जंप देखने को मिला है। 2020 में भी ग्रोथ कंटिन्यूड रही। टोटल रेवेन्यू 854 करोड़ हो गया, 43% का जंप। तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू नंबर्स में तो काफी अच्छा जंप देखने को यहां पे मिल रहा है। इवन प्रॉफिट में भी काफी अच्छा जंप यहां पे देखने को हमें मिला है। अब अगर हम यहां पे 2021 की बात करें, जब कोविड-19 आ गया, तो वहां पे देखिए रेवेन्यूज के अंदर कम ग्रोथ आई है। यहां पे खाली रेवेन्यू के अंदर जो ग्रोथ आई है वो खाली 10% की आई है। ये हमने एनुअलाइज कर दिए सारे नंबर्स, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ कम हो गई है। यहां पे देखिए प्रॉफिट बनाया जरूर है इन्होंने, ये एक अच्छी बात है, लेकिन प्रॉफिट के अंदर डिक्लाइन आया है। और ये हम समझ ही सकते हैं, ये प्रॉफिट के अंदर डिक्लाइन मेनली इसीलिए आया है
कि यहां पे इंटरेस्ट रियलाइजेशन इनका कम हुआ है कोविड-19 के चलते। और यहां पे हम इनके प्रॉफिट मार्जिन्स भी देख सकते हैं, करीब 13-14% के ये ऑन एन एवरेज मार्जिन्स पे ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन एक बैंक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, और वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन सारे बैंक्स का कैसे कंपेयर होता है वो भी हम जल्दी ही देखेंगे। और साथ में इनकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी थोड़ी सी ऑन लोअर साइड है, यहां पे 10% के आसपास है, बाकी के स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की इससे ज्यादा है, और वो किस तरीके से कंपेयर होती है वो भी अभी हम जल्दी ही देख लेते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं वैल्यूएशंस, किस तरीके की ये वैल्यूएशन मांग रहे हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से देखें, फाइनेंशियल ईयर 2021 के हिसाब से ये 2.28 की प्राइस टू बुक वैल्यू मांग रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020 के हिसाब से 2.48 हो जाती है। अगर हम इंडस्ट्री का पीवी निकालें एवरेज तो ये 3.93 का है, तो उससे के हिसाब से ये रीजनेबली प्राइस्ड लगता है। प्राइस टू अर्निंग रेशो भी अगर हम देखें FY 2021 के हिसाब से ये थोड़ी हाई मांग रहे हैं 37.81, लेकिन हम समझ सकते हैं कि प्राइस टू अर्निंग में अर्निंग्स डिनोमिनेटर में आता है, अर्निंग्स अगर आपकी कम हो जाती हैं तो पीई आपको ज्यादा ही दिखेगा, तो इसीलिए हमें FY 20 के नंबर्स भी जरूर कंपेयर कर लेने चाहिए। 22.93 का यहां पे ये पीई मांग रहे हैं FY 2020 के हिसाब से। इंडस्ट्री का जो पीई रहा है FY 20 के हिसाब से वो रहा है 26.53, तो उस हिसाब से तो ये रीजनेबली प्राइस्ड नजर आता है। इंडस्ट्री का अब हम क्विकली अगर एनालिसिस करें तो देखिए आने वाले टाइम में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। एसेट अंडर मैनेजमेंट की जो ग्रोथ है आने वाले टाइम में 20 से 25% यहां पे देखने को मिल सकती है सालाना। और अगर हम यहां पे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के डिपॉजिट्स की बात करें, वो तो एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि लोन किस तरीके से ग्रो कर सकता है, तो डिपॉजिट्स में तो और भी ज्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। यानी कि बहुत सारे लोग अब स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के अंदर भी ट्रस्ट दिखा रहे हैं, वहां पे डिपॉजिट्स रखना शुरू कर रहे हैं, तो 40 से 45% की यहां पे ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब अगर हम यहां पे टॉप प्लेयर्स का मार्केट शेयर देखें तो यहां पे देखिए एयू स्मॉल फाइनेंस सबसे बड़ा यहां पे बैंक है स्मॉल फाइनेंस में। उज्जीवन और इक्विटास 15% के शेयर से सेकंड नंबर पे आ जाते हैं। और अभी देखिए सूर्योदय जो है इसका मार्केट शेयर कम है, हालांकि आज की डेट में इसका मार्केट शेयर कम है, लेकिन इसके पास स्कोप ऑफ ग्रोथ बन जाता है, तो एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। चलिए अब हम क्विकली कॉम्पिटिटर्स का एनालिसिस कर लेते हैं। ये थोड़ा सा हम डिटेल में करेंगे क्योंकि यहां पे हम बाकी के सारे नंबर्स भी समझेंगे। यहां पे देखिए एसेट अंडर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो आज की डेट में इनके एसेट अंडर मैनेजमेंट है करीब 3710 करोड़ के। इतना मतलब इनका जो पोर्टफोलियो है, लोन का पोर्टफोलियो, वो इतना बना हुआ है। लेकिन जो नंबर 1 प्लेयर है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो इनसे लगभग 9-10 गुना बड़ा है। यहां पे अगर हम इनकी ग्रोथ की बात करें तो देखिए ग्रोथ काफी अच्छी मिली है एसेट अंडर मैनेजमेंट के अंदर। इनको 3 साल की जो एवरेज ग्रोथ मिली है वो 64% की मिली है। ऑफ कोर्स जब लो बेस होता है तो ये ग्रोथ नंबर्स ज्यादा दिखते हैं, लेकिन फिर भी ये एक सिग्निफिकेंट नंबर है। डिपॉजिट्स की भी बात करें तो डिपॉजिट्स भी बहुत तेजी से ग्रो करे हैं 79% ईयर ऑन ईयर। अब बाकी के अगर हम इनके नंबर्स कंपेयर करें तो डिपॉजिट इज टू टोटल लोन बुक के हिसाब से इनका आता है करीब 80.7% और डिपॉजिट इज टू टोटल बोरोइंग के हिसाब से 69.2%। इसका मतलब जितने भी इनके पास लोन्स जा रहे हैं, डिस्पर्स हो रहे हैं, उसमें से 69% ये खुद के डिपॉजिट से ही कर रहे हैं। देखिए कोई भी एनबीएफसी जो होती है वो खुद के डिपॉजिट से जनरली नहीं करती है, वो जनरली क्या करती है, म्यूचुअल फंड्स के पास जाती है, दूसरे इंस्टीट्यूशंस के पास जाती है, बैंक्स के पास जाती है, वहां से फंड्स रेज करती है। लेकिन कोई भी बैंक अच्छे से तभी ऑपरेट कर पाता है जब वो खुद के डिपॉजिट्स रेज करता है, क्योंकि उसमें उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। तो ये एक अच्छी बात है कि इनका ये नंबर इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। ऑफ कोर्स इनको अभी काफी डिस्टेंस कैचअप करना है। अगर हम बाकी के स्मॉल फाइनेंस बैंक से देखें तो उनका ये नंबर और थोड़ा सा हाई है। अब रिटेल डिपॉजिट्स इस टू टोटल डिपॉजिट्स अगर हम देखें तो ये भी एक अच्छा नंबर हो गया है इनका, अभी 54% के आसपास हो गया है, लेकिन यहां पे भी थोड़ा स्कोप है अभी ग्रोथ का। अब यहां पे रिटेल डिपॉजिट्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टोटल डिपॉजिट्स में, क्योंकि रिटेल डिपॉजिट्स में भी अगेन थोड़ी सी कॉस्ट कम होती है, इंटरेस्ट जनरली कम दिया जाता है। अब अगर हम सिमिलरली यहां पे कासा रेशो देखें, कासा इज टू डिपॉजिट्स, कासा होती है आपकी करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट्स ओवर डिपॉजिट्स। तो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट जितने ज्यादा होंगे दैट मींस उतनी ही कॉस्ट कम होगी, क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट जनरली कम दिया जाता है लोगों को। तो वो रेशो भी इनकी काफी ठीक है, मतलब इंडस्ट्री एवरेज के हिसाब से ही है। लेकिन अगर हम टॉप प्लेयर्स का देखें तो वहां पे इनको कुछ डिस्टेंस है कैचअप करने के लिए। चलिए अब हम इनका एक पोर्टफोलियो मिक्स देखते हैं कि किस तरीके के ये लोन्स दे रहे हैं। देखिए आज की डेट में ये माइक्रो फाइनेंसिंग से ही इसको सबसे ज्यादा रेवेन्यू आ रही है। करीब 76% के जो लोन्स हैं वो माइक्रो फाइनेंसिंग के ही हैं। बाकी के 10% व्हीकल लोन्स हैं,
5% ये हाउसिंग लोन्स हैं और 5% एमएसएमई के लोन्स हैं। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल इक्विटास का देखेंगे तो काफी बैलेंस्ड आपको पोर्टफोलियो यहां पे नजर आएगा। तो किसी भी बैंक के लिए जरूरी हो जाता है कि वो अपना रिस्क डाइवर्सिफाई करे। देखिए, माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि यहां पे रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है, यानी कि रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। तो वो कम तभी किया जा सकता है जब ये डाइवर्सिफाई हो जाए पूरा का पूरा पोर्टफोलियो। अब अगर हम इनके बाकी के नंबर्स देखें तो ये देखिए, यील्ड ऑन एडवांसेस, यानी कि जब ये लोन देते हैं तो किस तरीके का इंटरेस्ट ये चार्ज कर पाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा नंबर है 22.5%। अब अगर हम इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखें तो ये भी काफी अच्छे नंबर देखने को मिलते हैं। अब नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या है, तो बेसिकली इन्होंने मान लीजिए लोन पे पैसा दिया तो इनको इंटरेस्ट मिलेगा, वो मान लीजिए 20% है, और डिपॉजिट्स पे ये मान लीजिए 10% अगर दे रहे हैं, तो बीच का जो डिफरेंस है 10% इनका इंटरेस्ट मार्जिन बच जाता है। तो वो हो गया इनका करीब 10.7%। अब इसके अंदर से ऑफकोर्स बाकी की कॉस्ट भी निकाल दी जाती हैं, तभी ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन बचता है। कॉस्ट ऑफ बोरिंग है इसकी 8.1%, तो ये भी इंडस्ट्री की एवरेज के बराबर ही है लगभग। लेकिन एक बड़ा अच्छा नंबर है यहां पे, ऑपेक्स डिवाइडेड बाय बैंकिंग आउटलेट, यानी कि पर बैंकिंग आउटलेट इनके जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस आते हैं वो 0.07 है। अगर हम बाकी के स्मॉल फाइनेंस बैंक से कंपेयर करें तो ये कम है, तो ये एक इनके लिए ऑपरेशनल एफिशिएंसी दिखाता है। पीसीआर रेशो देखें अगर हम, यानी कि प्रोविजन कवरेज रेशो, विच मींस कि जितने भी एनपीएस हो जाते हैं किसी भी बैंक के, एनपीएस होते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि जो टोटल बैड लोन्स हो जाते हैं उनके अंदर प्रोविजनिंग करी जाती है, यानी कि इस कंपनी ने 84.71% की प्रोविजनिंग ऑलरेडी कर दी है। और इनके जो ग्रॉस एनपीएस हैं वो है 2.8%। ये थोड़े से ऑन हायर साइड हैं अगर हम बाकी के स्मॉल फाइनेंस बैंक्स से अगर कंपेयर करें तो। अगर हम इनके रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो वो निकल के आता है 11.4%। यहां पे ये थोड़ा सा इनके लिए कैचअप करने वाली बात है, क्योंकि काफी सारे बैंक्स का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, यानी कि रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, वो थोड़ा सा हाई है इसके मुकाबले। रिटर्न ऑन एसेट्स में ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यहां पे 2.4% का हमें नंबर देखने को मिल रहा है। चलिए अब हम इसका कर लेते हैं क्विकली स्वॉट एनालिसिस। स्ट्रेंथ्स की सबसे पहले बात करेंगे। हाई ग्रोथ रही है पिछले लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर, चाहे हम एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें, चाहे हम डिपॉजिट्स की बात करें, और साथ साथ ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी अच्छा कमा पा रहे हैं। स्ट्रैटेजिक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, आज की डेट में 550 से भी ज्यादा इनके बैंकिंग आउटलेट हैं। 13 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर ये ऑपरेट कर रहे हैं। डेफिनेटली और ज्यादा ये एक्सपैंड कर सकते हैं। इंक्रीजिंग डिपॉजिट्स टू टोटल बोरोइंग्स, ये चीज अच्छी बात है। आज की डेट में ये जो है 69% का रेशो आ रहा है, इसको ये फर्दर इंक्रीज कर सकते हैं। जितना ज्यादा ये डिपॉजिट्स के थ्रू लोन देंगे उतना ही इसके लिए बेटर रहेगा। कॉस्ट एफिशिएंसी इनकी अब बेटर हो चुकी है। इनफैक्ट हमने बाकी के स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के मुकाबले देखा, इसकी कॉस्ट एफिशिएंसी सबसे अच्छी है। सो लोएस्ट कॉस्ट टू इनकम रेशो है इनकी बाकी के सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में, और लोएस्ट ऑपरेशनल एक्सपेंसेस पर बैंकिंग आउटलेट भी हैं। चलिए अब हम इनकी वीकनेसेस की भी बात कर लेते हैं। डिपेंडेंस ऑन जेएलजी, यानी कि जॉइंट लेवरेज ग्रुप्स। इसका मतलब समझ लीजिए, जॉइंट लेवरेज ग्रुप क्या होता है। जब भी ये लोन देते हैं ये ज्यादातर अनसिक्योर्ड लोन देते हैं, तो वो एक तरीके से इनके लिए वीकनेस है। और वो अनसिक्योर्ड लोन की ये फिर गारंटी कैसे करते हैं। मान लीजिए किसी पर्सन ए को इन्होंने लोन दिया, तो उसके लिए एक ये गारंटर बनाते हैं, तो उन दोनों की जॉइंट लायबिलिटी हो जाती है। जब तक कोई गारंटर नहीं होता है तब तक ये लोन नहीं देते हैं। तो इस वजह से इनकी जो ये डिपेंडेंस है इस तरीके के अनसिक्योर्ड लोन्स में वो काफी ज्यादा है। 76% रेवेन्यू इनको यहीं से आता है, तो वो चीज इनको डाइवर्सिफाई करनी चाहिए। आज की डेट में वो चीज इनके लिए वीकनेस है, और इसी वजह से इनके जो अनसिक्योर्ड लोन्स हैं ये थोड़े से हाई लेवल के हो जाते हैं। तो अगर कोई डिफॉल्ट मारता है तो इनके लिए रिकवरी थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एडवांसेस इन महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड उड़ीसा, यहीं पे इनके सबसे ज्यादा लोन्स दिए गए हैं। तो अगर इन स्टेट्स में कोई भी पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है तो इनकी रेवेन्यूज पे हिट हो सकता है। अब अगर हम इनकी अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो ये हाई ग्रोथ इंडस्ट्री है, हमने ऑलरेडी देख लिया है। 24-25% से एसेट अंडर मैनेजमेंट ग्रो कर सकते हैं, 40-45% से डिपॉजिट्स ग्रो कर सकते हैं। तो ये तो डेफिनेटली किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छे नंबर्स देखने को मिलते हैं। ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन ये कर सकते हैं, आज की डेट में 13 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में है। बाकी के स्मॉल फाइनेंस बैंक्स तो बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट हैं, तो वो एक इनके लिए अपॉर्चुनिटी हो जाती है। डाइवर्सिफाई इन्हें डेफिनेटली करना चाहिए अपना एसेट पोर्टफोलियो। आज की डेट में 76% रेवेन्यूज, क्योंकि इनको माइक्रो फाइनेंसिंग से ही आ रहे हैं। नॉन इंटरेस्ट इनकम को भी इनको टारगेट करना चाहिए। आज की डेट में जितने भी बैंक्स हैं वो दूसरे रेवेन्यूज को भी काफी टारगेट कर रहे हैं। डिजिटल सर्विसेज दे रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स बेच रहे हैं, इंश्योरेंस बेच रहे हैं, तो वहां पे भी ये डाइवर्सिफाई करने का स्कोप है इनके पास। अब अगर हम इनके थ्रेट्स देखें तो स्टिफ कंपटीशन है। आज की डेट में इनको जो कंपटीशन फेस करना पड़ता है वो खाली स्मॉल फाइनेंस बैंक से ही नहीं करना है,
इनको मेन बैंक से भी करना है, एनबीएफसी से भी करना है। और इस तरीके के बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, एनबीएफसी काफी सारे हैं मार्केट में, ऐसा नहीं है कि कोई एक दो ही प्लेयर्स हैं इसके अंदर। हायर रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, यहां पे माइक्रो फाइनेंसिंग में जैसा हमने पहले बात करी कि यहां पे रिस्क बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वीकर सेक्शन को यहां पे लोन्स दिए जाते हैं। तो अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है इकोनॉमी के अंदर तो उनके रिस्क ऑफ डिफॉल्ट काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिर कोविड-19 के चलते भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई, बैंकिंग इंडस्ट्री को ओवरऑल भी काफी प्रॉब्लम हुई। तो शॉर्ट टर्म में पॉसिबल एनपीएस हो सकते हैं अभी भी, जो आने वाले 3 महीने बचे हुए हैं उसके अंदर भी इनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट पे हिट लेना पड़ सकता है। चलिए अब देखते हैं हम आईपीओ की डिटेल्स। आईपीओ का प्राइस रखा गया है 303 से लेके 305 तक। हम हमेशा कहते हैं कि हमें कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करना चाहिए। बुक बिल्ट ये इशू है, इशू का साइज है 582 करोड़ का अपर बैंड पे। फ्रेश इशू इसमें से है 248 करोड़ का, यानी कि ये पैसा कंपनी के अंदर आएगा जो इसकी ग्रोथ के लिए यूज होगा। और अभी हम देख भी लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रेश इशू है क्या। ऑफर फॉर सेल है इसमें से 333 करोड़ का। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा ये ज्यादातर इन्वेस्टर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो अपने कुछ शेयर्स बेच रहे हैं, लेकिन प्रोमोटर्स यहां पे शेयर नहीं बेच रहे हैं। पोस्ट इशू मार्केट कैप यानी कि मैक्सिमम जो कंपनी की वैल्यू रखी गई है वो करीब 3237 करोड़ की रखी गई है। लॉट साइज है यहां पे 49 शेयर्स का। तो एक लॉट अगर कोई मिनिमम इन्वेस्ट करता है तो 14,945 का यहां पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो जाता है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए 13 लॉट्स का है, जो करीब 2 लाख रुपए की पेमेंट हो जाती है। ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रेश इशू देख लेते हैं। बेसिकली ये नेट प्रोसीड्स बैंक की जो टियर 1 कैपिटल होती है उसको बढ़ाने के लिए यूज करेंगे। तो हम ये इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि ये पैसा कंपनी की ग्रोथ के लिए ही यूज होगा। टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो ऑफर ओपन हो रहा है 17 मार्च 2021 को, क्लोज हो जाएगा 19 मार्च को, फाइनलाइजेशन हो जाएगा अलॉटमेंट का 24 मार्च तक। और अगर आपको अलॉट नहीं होते हैं शेयर्स तो आपको ये रिफंड भी आ जाएगा 24 मार्च को ही। और अगर आपको शेयर्स अलॉट हो जाते हैं तो डीमैट अकाउंट के अंदर आपके शेयर्स आ जाएंगे 25 मार्च को। कंपनी लिस्ट हो जाएगी 30 मार्च को, जब हम इसको ट्रेड कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा एनालिसिस सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का। हमने कोशिश करी है कि सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स इसके अंदर डिस्कस कर लें, लेकिन फिर भी अगर कुछ छूटा है तो आप मेरे को जरूर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। और आपके क्या विचार हैं, कैसा लग रहा है आपको ये कंपनी का आईपीओ, आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपके रीजंस क्या हैं। दूसरे कम्युनिटी मेंबर्स को भी आपके ओपिनियन से जरूर कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। हो सकता है वो भी इस कंपनी के आईपीओ के बारे में सोच रहे हों। अगर आपके कुछ सुझाव हैं इस वीडियो से रिलेटेड या चैनल से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।